हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं बेटा यूनिट 6 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है और हमारे यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है हमारा केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ करने से पहले हम थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं बेटा ग्रेविटेशन के बारे में। अबाउट 2000 years ago बेटा जो हमारी अर्थ है उसको क्या मानते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, अर्थ के आसपास ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है बेटा, जो इसको क्या कर दिया गया, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बेटा आए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे जो उन्होंने हमें ये बताया कि जो सन है वो सेंटर में रहता है और बाकी के प्लैनेट्स जो होते हैं, जो अर्थ है वो क्या करती है, सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। और ये अर्थ चक्कर लगाते लगाते खुद भी क्या करती रहती है, अपने एक्सिस के आसपास स्पिन करती रहती है। तो यहीं पे नहीं बेटा, इसके बाद निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने भी इसी तरह की थ्योरी दी कि जो सन है वो सेंटर में रहता है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। सबसे ग्रेट थे बेटा इनमें टाइको ब्राहे, जिन्होंने क्या किया बेटा, अपनी पूरी की पूरी लाइफ इन्होंने यही ऑब्जर्व करने में लगा दी कि जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ कैसे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये सारी सारी रात जागते रहते थे और स्काई को ऑब्जर्व करते रहते थे। तो इन्हीं की थ्योरी को बाद में गैलीलियो ने भी और केपलर ने भी अपनाया। केपलर जो थे ये इसके असिस्टेंट थे टाइको ब्राहे के। टाइको के बाद केपलर ने क्या किया, जो डाटा टाइको ने इकट्ठा किया था ऑब्जर्वेशन कर करके स्काई की, तो केपलर ने वो डाटा को क्या किया, उस डाटा में से उसने पूरे 16 इयर्स स्पेंड किए उसमें से पूरी थ्योरी कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद उसने बेटा केपलर्स लॉज दिए, जिसको हम 3 लॉज में जो है वो बांटते हैं। तो सबसे पहला लॉ दिया बेटा उसने जो था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। यानी कि जो केपलर ने लॉ दिया उसमें इसने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट जो उनका है वो एलिप्टिकल है, जो कि पहले कहा जाता था सर्कुलर है। पहले एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं कहा जाता था। तो बेटा केपलर ने एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कहा और उसने कहा कि जो सन होता है इसका एक फोकस होता है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे एक और फोकस है, ठीक है। अब ये एलिप्टिकल पाथ कैसे बनता है बेटा, ये देखिए जरा। ये बेटा कैसे प्लैनेट्स जो है वो एलिप्टिकल पाथ ट्रेस करते हैं, ये जानने के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने पिन लगा दिए हैं। ये 2 पॉइंट्स है, इस पे एक फोकस F1 है, एक फोकस F2 है। इसमें मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे कोई धागे का पीस या कोई रबड़ बैंड जिसको खींचना नहीं है, ऐसे डाल के इसमें मैंने ये पेंसिल से इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर देना है, ये ऐसे। ये देखिए, तो ये कौन सा पाथ ट्रेस हो रहा है बेटा, ये एलिप्टिकल पाथ ट्रेस हो रहा है। तो इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सन है और ये दूसरा फोकस है, तो वो ऐसे क्या करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से बेटा ये जो एलिप्स है इसके 2 फोकाई है, यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे कोई पॉइंट S डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा एलिप्टिकल पाथ। अब इसमें क्या होता है बेटा, सन यहाँ पे फिक्स रहता है, तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बेटा इसके 2 एक्सिस बनते हैं। ये जो होता है बेटा इसका मेजर एक्सिस होता है और ये जो होता है इसका माइनर एक्सिस होता है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो ये इसको अगर हम 2A मान लें, 2A
और इसको अगर हम 2b मान लें तो बेटा ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। इसमें ये जो a होगा बेटा इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह से ये जो b है ये सेमी माइनर एक्सिस है। और जो बेटा सन, जैसे हमने कहा कि सन यहाँ पे है, ये सन की पोजीशन है। अब देखिए जब प्लेनेट, ये जो पास वाला पॉइंट होता है जो सन के बिल्कुल पास होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। ठीक है, दिस इज पेरिहीलियन। और जो ये दूर वाला पॉइंट होता है बेटा इसको हम बोलते हैं एपहीलियन। ठीक है, ये क्लोजेस्ट है और ये फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। सो बेटा यहां से हम कह सकते हैं कि जो एलिप्स है, एन एलिप्स हैज 2 फोकाई। ठीक है, तो जो 2 फोकाई है बेटा यहाँ पे एक S है और दूसरा क्या है S डैश। ठीक है, द सन रिमेन्स एट 1 फोकस, दैट इज S। जी बेटा जो दूसरा लॉ केपलर ने दिया वो था लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ा है, यहाँ पे हम फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस लॉ कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट planets appear to move slower when they are farther from the sun than when they are nearer। तो इसका कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे ये मान लीजिए सन की पोजीशन है, तो मान लीजिए यहाँ P से P डैश तक जाते जाते प्लेनेट 1 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये एरिया उसने क्या किया, कवर किया डेल्टा टी टाइम में, जो कि 1 सेकंड है। तो इतने ही टाइम में जब सन इधर से इधर आता है, जो सन के पास वाला पॉइंट है, ये वाली साइड है, तो प्लैनेट्स यहां से यहां मान लीजिए ये C है, ये D है, C टू D जाएगा 1 सेकंड में, तो ये एरिया कवर करेगा। तो ये दोनों जो एरियाज है बेटा ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी भी बोलते हैं, ये एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको हमने एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी ये कंसेप्ट है जो हमने अच्छी तरह किया है। ठीक है, तो बेटा इसी वजह से जो यहाँ दूर है, जो यहाँ पे जब प्लेनेट P से P डैश आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होगी। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको यहाँ पे फास्ट चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो बेटा यहाँ पे ये जो है दिस इज एरियल वेलोसिटी, और ये जो यहाँ पे हम इसको लीनियर वेलोसिटी बोल देते हैं। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो है फास्ट है और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो है स्लो है। ठीक है, तो थर्ड लॉ बेटा जो हमें केपलर ने दिया था वो था हमारा लॉ ऑफ पीरियड्स। जी बेटा लॉ ऑफ पीरियड्स, इसमें केपलर ने क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट इज proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। जैसे कि अभी हमने देखा कि सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, तो इस केस में मान लीजिए बेटा जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसी तरह से मान लीजिए कोई और ऑर्बिट प्लेनेट है
जो मान लीजिए 2 साल में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर, दूसरे प्लेनेट का क्या होगा, 2 ईयर्स। तो यहाँ इसके कहने के हिसाब से जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है उसी प्लेनेट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। जैसे अर्थ है, जो मान लीजिए जब अर्थ प्लेनेट, जो अर्थ है वो सन के आसपास जब रिवॉल्व करती है, मान लीजिए ये उसका डिस्टेंस है r या a, ठीक है। तो टाइम पीरियड उसने लिया मान लीजिए t1, तो t1 और ये मान लीजिए a1 है, t1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई और प्लेनेट है जो t2 टाइम लगाता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, और उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो a2 है, तो उस केस में t2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल हम फॉर 2 डिफरेंट प्लैनेट्स हम ये कह सकते हैं t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 क्यूब बाय a2 क्यूब, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहां से ये भी कह सकते हैं कि लार्जर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, द लार्जर विल बी इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसके अलावा बेटा जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन होता है ना, उसको हम नेचुरल ईयर ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल ईयर ऑफ द प्लैनेट। जी बेटा, अब इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो सेकंड लॉ है केपलर का, वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जो वो कहते हैं कि फॉलो करता है, ठीक है, कि केपलर्स सेकंड लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए हमने ये वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपकी रिवीजन के लिए दोबारा बता देती हूँ। जी बेटा, उसके लिए इसी केस में मान लेते हैं कि हम ये जो r पोजीशन वेक्टर है प्लेनेट की किसी टाइम पे, और f जो है वो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ऑन द प्लेनेट ड्यू टू द सन, ठीक है। तो जब ये प्लेनेट रिवॉल्व करता है सन के आसपास, तो हम कह सकते हैं टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लेनेट by the force about the sun is tau is equal to r cross f, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास डेल्टा ए है, एरिया, ठीक है, एरिया कवर किया है जो, तो हमने पढ़ा था बेटा, तो डेल्टा ए जो होता है वो किसके बराबर है, 1/2 इंटू आर क्रॉस वी डेल्टा टी, ठीक है। v क्या है बेटा हमारे पास, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये जो है प्लेनेट वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर r है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, हम डेल्टा टी इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ गया 1/2 आर क्रॉस वी, ठीक है। अब वी हमारे पास क्या होता है बेटा, P बाय एम, क्योंकि जो P होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस पी बाय एम। अब यहाँ पे आर क्रॉस पी क्या है बेटा, ये है एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 एल बाय एम, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है इस केस में जब सेंट्रल फोर्स होती है तो हमारे पास जो डेल्टा, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एल इज कांस्टेंट।
तो मास हमारे पास पहले ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स डेल्टा ए बाय डेल्टा टी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया केपलर्स सेकंड लॉ, जो कि हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज द रेडियस वेक्टर joining planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। ठीक है, तो दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ। दिस प्रूव्स केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये तो थे बेटा केपलर्स के लॉज। तो आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।